नमस्कार, मैं हूँ सोनलबेन देसाई। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ओशो क्या थे, कैसे थे, कितने नैतिक थे, कितने अनैतिक थे, सही या गलत? अगर हम इस मामूली सवालों में उलझ गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम अपने हाथ पत्थर और कंकड़ से भर लेंगे और उन हीरे जवाहरात के लिए जगह नहीं बचेगी जो ओशो की बातों में चमकती है। ओशो अपनी बातें कहानियों के जरिए बताते थे, बड़ी सीधी, सरल और गहरी छाप छोड़ने वाली कहानियाँ। मैं अगले 2 एपिसोड में ओशो की चुनी हुई कहानियाँ सुनाऊंगी। ओशो को हम पढ़ते हैं तब बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी हिम्मत मिलती है। हमें सही सोच और मजबूत मरहा स्थिति में जितनी आज जरूरत है, शायद उतनी पहले कभी नहीं थी। बड़े चुनौती भरे दिनों से गुजर रहे हैं हम। कई बार लगता है जिंदगी हाथों से फिसली जा रही है, कुछ कंट्रोल में नहीं है। ओशो हमें अपने आप से सवाल करने पे मजबूर कर देते हैं। हमारे दुख सचमुच एडजस्ट करते भी है या फिर नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ कल्पना है? एक सम्राट का युवा पुत्र बीमार पड़ा था। एक ही बेटा था जो मरण शैया पर था। चिकित्सकों ने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस रात ही उसका दिया बुझ जाएगा, किसकी संभावना थी? सम्राट रात भर जाग कर बैठे रहे। सुबह होते होते उनको झपकी लग गई। राजा अपनी कुर्सी पर ही सो गए थे। सोते ही भूल गए अपने बेटे को जो सामने खाट पर बीमार पड़ा था। उस राज्य में बैठे थे जो उस राज्य के मालिक थे। एक सपना आना शुरू हुआ। उस सपने में देखा उन्होंने, सारी पृथ्वी का मालिक हूँ मैं। 12 बेटे हैं मेरे। बहुत सुंदर स्वर्ण जैसी काया है उनकी। बहुत स्वस्थ और बहुत बुद्धिमान है वो। सारी पृथ्वी पर फैला हुआ उनका राज है। स्वर्ण के महल है। मेरे पास हीरे जवाहरात की सीढ़ियां हैं। मैं अति आनंद में हूँ। और तभी लेटे हुए बेटे की सांस टूट जाती है। पत्नी छाती पीट कर रोने लगी। रोने से राजा की नींद खुल गई। आँख खोलकर वे उठे, तब खो गए वो स्वर्ण के सारे सपने। वो खो गए 12 बेटे, खो गए पृथ्वी का राज। देखते हैं पत्नी रो रही है। बेटा मर चुका है। पत्नी रो रही है, लेकिन राजा की आंख में आंसू नहीं आए। होठों पे हंसी आ गई सम्राट की। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारा मन विकसित हो गया है? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो? तो सम्राट कहने लगे, मुझे हंसी किसी और बात के लिए आ रही है। मैं इस चिंता में पड़ गया हूँ कि किन बेटों के लिए मैं रो। अभी अभी 12 बेटे थे मेरे। स्वर्ण के महल थे, बड़ा राज्य था। तुम रोई, मेरे 12 बेटे छीन गए। वो स्वर्ण महल छीन गया। आँख खोलता हूँ तो ये बेटा भी छीन गया, ये बेटा भी खो गया। मुझे याद भी नहीं था कि मेरा कोई बेटा है जो बीमार पड़ा है। जब तक 12 बेटे थे तब मुझे याद नहीं था कि मेरा ये बेटा बीमार है। अब सोचता हूँ कि किन बेटों के लिए मैं रो। उन 12 बेटों के लिए, उन स्वर्ण राज के लिए, या फिर इस बेटे के लिए? और मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि दोनों सपने तो नहीं है। एक बंद आंख का सपना और एक खुली आंख का सपना। क्योंकि जब आंख बंद थी तो ये भूल गया था, और जब आंख खुली और जो वो बंद आंखों में देखा था वो भूल गया। स्टोरी नंबर 2, चोंगस्तु। चोंगस्तु चीन में हुआ एक फकीर। सदा लोगों ने उसे हंसते हुए देखा था, कभी उदास नहीं देखा। एक दिन उदास उठा और बैठ गया झुंपड़ी के पास। उनके मित्र आए, प्रियजन आए और पूछने लगे, कभी आपको उदास नहीं देखा? चाहे आकाश में घनघोर अंधेरा छाया हो और चाहे जीवन में दुखदायी बादल छाए हो, आपके होठों पे मुस्कुराहट देखी है, तो आज उदास क्यों है? इतनी चिंतित क्यों है? वो चोंगस्तु कहने लगा, आज सचमुच में ऐसी उलझन में पड़ गया हूँ जिसका कोई हल सूझ नहीं रहा है। लोगों ने कहा, हम तो अपनी समस्या लेके आपके पास आते हैं और सभी समस्या को समाधान मिल जाते हैं आपके पास। आपको भी कोई समस्या आ गई है? क्या है वो समस्या? चोंगस्तु ने कहा, क्या है समस्या बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम भी कोई हल नहीं कर पाओगे। और अब मैं सोचता हूँ कि ये अब पूरे जीवन में हल नहीं होगी। रात मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा कि एक बगीचे में मैं तितली हो गया हूँ, फूलों फूलों पर उड़ता फिरता हूँ। लोगों ने कहा, इसमें कौन सी समस्या है? आदमी सपने में कुछ भी देखता है, आदमी सपने में कुछ भी हो सकता है। चोंगस्तु ने कहा, मामला यही होता तो ठीक है, लेकिन मैं जब जगा तो मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। अगर चोंगस्तु नाम का आदमी एक तितली हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तितली सो गई हो और उसे सपना आया हो कि वो चोंगस्तु बन गई है। मैं सुबह से परेशान हूँ। अगर आदमी तितली हो सकता है, तितली भी आदमी हो सकती है ना? और अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि तितली हूँ जो सपने में देख रही है कि आदमी होने का, या आदमी हूँ जिसने सपना देखा तितली होने का। और अब ये कौन तय करेगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। शायद ये कभी तय नहीं हो सकेगा। चोंगस्तु ठीक कहता है,
जो हम बाहर देखते हैं वो कभी एक खुली आंख का सपना तो नहीं है, क्योंकि आंख बंद होते ही वो मिट जाता है, वो खो जाता है, विलीन हो जाता है। आंख बंद करते ही हम दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। आंख खोलकर जो भी हम देखते हैं उसका मूल्य सपने से ज्यादा मालूम होता है। आपने जिंदगी जी ली है, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष। अगर आज हम 50 वर्ष के पीछे लौट कर देखें, वो सच में हुआ था कि सपने में हुआ था? पीछे लौट कर क्या फर्क मालूम पड़ेगा? जो मान मिला था, जो अपमान मिला था, जो सम्मान मिला था, वो एक सपने में ही मिला था या फिर सत्य में मिला था? मरते क्षण आदमी को क्या फर्क पड़ता है? जो जिंदगी उसने जी थी वो कहानी थी, या जिसको सपने में देखी थी, या सच में वो जिंदगी काटी थी? इस धरती पर कितने लोग रह चुके हैं हमसे पहले। हम जहाँ बैठे हैं उस कण कण में ना मालूम कितने लोग समाये हैं, ना मालूम कितने लोगों की रात है, ना मालूम कितने अरब अरबों लोगों को समाये हैं। पूरी जमीन जहाँ बड़ा श्मशान है और लोग मिट गए हैं, और आज उनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वे जब रहे होंगे तब उनकी जिंदगी बड़ी सच्ची मालूम पड़ी होगी। ना रहे जिंदगी उनकी, ना रहे वो लोग। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल हम भी खो जाएंगे। आज से हजारों वर्ष बाद हमारी रात पे भी किसी के पैर चलते होंगे, तो जिंदगी आखिर में रात हो जाती है। उस जिंदगी का सच होना कितना अर्थ है, जो जिंदगी अंततः हो जाती है उसका कितना मूल्य है। स्टोरी नंबर 3। जिस चंगुस्तु की मैंने बात कही है उसी की एक और कहानी बताती हूँ। चंगुस्तु एक बार एक गाँव में से निकलता था। रात का वक्त था। गांव के बाहर आया तो मरघट पर एक खोपड़ी पड़ी थी आदमी की। वो उसके पैर पर टकरा गई। कोई और आदमी होता तो लात मार के उस खोपड़ी को दूर कर देता और समझता कि कहाँ अपशकुन हो गया, कहाँ बीच में खोपड़ी आ गई। लेकिन चंगुस्तु तो बहुत अद्भुत आदमी था। उसने उस खोपड़ी को उठाकर सर पर लगा दिया और क्षमा मांगने लगा। क्षमा कर दो मुझे, भूल से मेरा पैर लग गया। अंधेरा है, रात है, मैंने देखा नहीं। अंधेरा है, रात है, मैं देख नहीं पाया कि आप भी यहाँ हो। अब वो खोपड़ी थी मरे हुए आदमी की। क्या मालूम वो आदमी कब का मर चुका था। चंगुस्तु के मित्र उसको कहने लगे, क्या पागलपन कर रहे हो, किसे क्षमा मांग रहे हो? चंगुस्तु कहता है, ये तो थोड़े समय की बात है। अगर ये आदमी जिंदा होता तो आज तो मेरी मुसीबत हो जाती। वो आदमी कहने लगे, अभी वो आदमी जिंदा नहीं है। चंगुस्तु ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ये छोटे लोगों का मरघट नहीं है, ये गांव के बड़े लोगों का मरघट है। मरघट भी अलग अलग होते हैं, गरीब आदमी के अलग और अमीर आदमी के अलग। जिंदगी में फर्क रहते हैं, मरने पर भी फर्क रहते हैं। चंगुस्तु ने कहा, ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी है, साधारण आदमी नहीं है। अगर ये आदमी आज जिंदा होता तो मेरी तो मुसीबत हो जाती। वो लोग समझाने लगे, ये आदमी अब जिंदा नहीं है तो मुसीबत कैसी? चंगुस्तु ने कहा, नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, और भी कई कारणों से मुझे क्षमा मांगता हूँ, और इसको अब मैं अपने साथ ही रखूंगा। अब खोपड़ी को अपने साथ लेके गया और रोज सुबह उस खोपड़ी को क्षमा मांगने लगा। लोगों ने समझाया कि पागल हो जाओगे कि एक खोपड़ी को पास रखते हो और रोज क्षमा मांगते हो। क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? कई कारण है। सबसे पहले तो ये बड़े आदमी की खोपड़ी है। ये सब खोपड़ी मिट्टी में मिल जाती है, चाहे वो बड़ी आदमी की हो चाहे छोटे आदमी की। और जब छोटे और बड़े सब मिट्टी में मिल जाते हैं तो छोटा होना या बड़ा होना कहीं एक सपना तो नहीं है, और मिट्टी सब सपनों को मिटा देती है। चंगुस्तु कहने लगा, मैं इसलिए अपने पास रखता हूँ कि अपनी खोपड़ी को याद करता हूँ। आज नहीं तो कल ये भी किसी मरघट पे पड़ी होगी, चलते फिरते लोगों की ठोकर लगेगी और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जब आखिर में यही हो जाना है, अगर आज ही मेरे सिर में किसी का पैर लग जाए तो नाराज होने की क्या जरूरत है? अगर हम जीवन को थोड़ा विस्तार से जानेंगे तो सभी कुछ खो जाना है, सभी कुछ मिट्टी में मिल जाना है, और जहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाता हो वहाँ सत्य मानने का कितना कारण है। लेकिन हम सब कहेंगे सपना तो क्षण भर का होता है और जिंदगी तो 70, 80 या 100 वर्ष की होती है। लेकिन और थोड़ा आंखें खोल कर देखें तो इस विराट जगत में 100 वर्ष क्षण भर से ज्यादा मालूम नहीं होते। इस पृथ्वी को बने 4 अरब वर्ष हो गए हैं और सूरज को बने 6 अरब वर्ष बीत चुके हैं। 6 अरब वर्ष यानी 600 करोड़ साल। लेकिन ये सूरज दुनिया में नया अतिथि है और जो तारे सबसे पुराने हैं। ये सूरज सबसे नया है। 600 करोड़ वर्ष ये नया मेहमान है। जो तारे हैं उनकी संख्या लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कितने पुराने हैं। इस विराट समय की प्रवाह में 100 वर्ष का अर्थ क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता। कहीं चांद तारों को पता भी नहीं चलता कि 100 वर्ष कब बीत गए। 100 वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं जैसे घड़ी की टिक। हमारे क्षण भी ऐसे ही बीत जाते हैं। तो हम सब जिंदगी को व्यर्थ ना करते हुए जिंदगी में सुगंध भरिए, जिंदगी महान कीजिए, जिंदगी का महान निर्माण कीजिए और
आत्म मंथन करिए कि जीवन में जो भी हमारे में गलतियां हैं वो निकालें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।